Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 10th subject science, chapter number 7, atomic theory, periodic classification and properties of element. लेक्चर नंबर 3। हमने जो अपने पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर 2 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और क्लासिफिकेशन के बारे में हमने ये चीज़ देखी थी कि क्लासिफिकेशन नॉर्मली हिस्ट्री पर्पस से देखें तो 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन किए गए थे। पहला जो था वह था डॉबे-गाइनर का ट्राइड्स, सेकंड जो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज, थर्ड जो था वह था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड फोर्थ जो था वह था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें से हमने डॉबे-गाइनर के ट्राइड्स को रीड कर लिया था और साथ में हमने न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टावेज के बारे में भी स्टडी की थी। अब हम इससे आगे लेके चलते हैं। आगे का जो क्लासिफिकेशन था वह था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में हम बात करें तो आता है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। की एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब व्यवस्थित किया तो उन्होंने देखा कि कुछ एक स्पेशल इंटरवल के बाद में जो उनकी प्रॉपर्टी थी वह वापस रिपीट हो रही थी। इसी को उन्होंने बताया मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ। वापस एक मिनट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क्स का, तो आपको बताना पड़ेगा द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब इनको अरेंज करते हैं तो एक फिक्स इंटरवल के बाद में ये वापस रिपीट होती है। उन्होंने एक टेबल बनाई थी अपनी पीरियोडिक टेबल में। उस टेबल के अंदर उन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज बनाई और वर्टिकल कॉलम्स भी बनाए थे। हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम जो उन्होंने बनाए थे उसमें से वर्टिकल कॉलम को उन्होंने ग्रुप कहा, जबकि हॉरिजॉन्टल रोज जो है उनको उन्होंने पीरियड कहा। और उनके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे जबकि 6 पीरियड्स मौजूद थे। याद रखना कि उनकी जो टेबल थी एटॉमिक क्लासिफिकेशन की जो टेबल थी उसके अंदर पीरियड्स थे 6 और ग्रुप्स थे 8। वापस एक मिनट, पीरियड्स है क्या? उन्होंने जो हॉरिजॉन्टल रोज बनाई थी उसको उन्होंने पीरियड्स कहा था, जबकि वर्टिकल कॉलम्स जो थे उनको उन्होंने ग्रुप्स कहा था। और उनके क्लासिफिकेशन में 6 तो पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे। और सबसे बड़ी बात कि इससे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था न्यूलैंड का, उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में कोई स्पेस नहीं छोड़ा था। उनके अकॉर्डिंग, न्यूलैंड के अकॉर्डिंग ये चीज़ थी कि आने वाले समय में कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं किया जाएगा, लेकिन इन्होंने वह गलती नहीं की। इन्होंने जब अपनी टेबल बनाई क्लासिफिकेशन की तो उसमें कुछ स्पेस छोड़ दिया और छोड़ने के बाद कहा, जैसे बोरॉन एलिमेंट के नीचे वाली जगह खाली थी तो उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर कोई अगर नया एलिमेंट डिस्कवर होता है और वह बोरॉन के नीचे की तरफ आता है तो उसका नाम रखेंगे हम इका बोरॉन। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के नीचे आएगा तो इका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे आए तो इका सिलिकॉन नाम दिया जाएगा। आफ्टरवर्ड्स दे वर कॉल्ड स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली। याद रखना कि बाद में डिस्कवरी हुई थी और इका बोरॉन को ही स्कैंडियम कहा गया, इका एल्यूमिनियम को ही गैलियम कहा गया और इका सिलिकॉन को ही जर्मेनियम कहा गया, जिनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे मिलती जुलती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, तो इनके भी ड्रॉबैक्स निकले थे। क्या ड्रॉबैक्स थे, जरा देखें इनको। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये था कि इन्होंने अपनी टेबल में एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था एलिमेंट को, लेकिन अरेंज करने के बाद उन्होंने देखा
कि कई बार ऐसे एलिमेंट साथ साथ आ गए जिसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं थी, और ऐसे एलिमेंट दूर दूर हो गए जिसमें बहुत सारी सिमिलरिटी थी, कि सिमिलर पेयर ऑफ एलिमेंट वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स वाइल डिसिमिलर एलिमेंट वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। दूसरी, इनमें इनकी जो यह टेबल थी उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं बताया गया। एंड सम प्लेस द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वाज नॉट फॉलोड, कि कई जगहों पर उन्होंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, और उनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्यों किया आपने, तो वह उनका कारण भी नहीं बता पाए। और आइसोटोप्स जो होते हैं उनके लिए उन्होंने अपने टेबल में कहीं पे कोई जगह नहीं छोड़ी। आइसोटोप जो होते हैं उनमें एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। आइसोटोप के बारे में वह जगह नहीं छोड़ पाए। आइसोटोप के बारे में हम ये देखें कि ऐसे एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन के नंबर तो इक्वल होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर अलग अलग होते हैं, और न्यूट्रॉन के नंबर अलग होने के कारण उनका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जो है वो भी बदल जाता है। अगर बदल जाता है तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं तो सेट करना चाहिए, लेकिन वह अपने इस टेबल में सेट नहीं कर पाए थे। इसके कारण यह भी इनका एक ड्रॉबैक माना जाता है। उनकी यह टेबल कुछ इस तरीके की थी जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया था वह किया गया था 1913 में हेनरी मोज़ले के ज़रिए। उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था कि मेंडेलीव की जो टेबल थी उसमें मेंडेलीव ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया था, जिससे कई प्रॉब्लम्स आई थी। तो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने एटॉमिक मास को नहीं लिया और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया। याद रखना है दोनों में डिफरेंस क्या है, कि मेंडेलीव ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया था, जबकि हेनरी मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया। जिससे क्या हुआ, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने से आइसोटोप की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं जबकि एटॉमिक मास अलग अलग होता है। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, the physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic number। याद रखना, एक नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको या तो मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ पूछे या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछा जा सकता है। तो आपको लिखना कंप्लीट एक जैसा ही है, लेकिन चेंज क्या करना है कि मेंडेलीव में पूछे तो एटॉमिक मास लिखना है, जबकि मॉडर्न में पूछे तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बताना है। हेनरी मोज़ले ने क्या कहा था कि अगर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम अगर एलिमेंट को अरेंज करेंगे तो एक फिक्स इंटरवल के बाद में कैरेक्टर्स, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स रिपीट होंगे। तो उसको उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताया था। इट ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंड और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो जो पीरियोडिक टेबल थी उसको ही उन्होंने विस्तारित किया था, बड़ा किया था। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें 7 पीरियड्स थे और ग्रुप थे 18। उसमें भी अलग अलग ग्रुप में कितने एलिमेंट थे जिससे उनका नाम अलग पड़ा, जिसमें हम बात करते हैं, पहले पीरियड्स की बात करते हैं हम, कि फर्स्ट पीरियड में ओनली फॉर 2 एलिमेंट थे जिसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहते थे। सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स थे जिसको शॉर्ट पीरियड कहा गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी थी जिसमें 7 तो थे इसके पीरियड्स और 18 थे इसके ग्रुप्स, है ना। मैंने अभी आपको यह चीज़ बताई कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें ओनली फॉर 1 और 2 एलिमेंट है, जिसलिए इसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा था। और सेकंड और थर्ड जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट मौजूद है, इसलिए इनको शॉर्ट पीरियड कहा गया। जबकि
फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट होने के कारण उनको लॉन्ग पीरियड, और सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स होने के कारण इन्हें वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और ये जो सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड है, अब एक साथ हम 32 एलिमेंट को अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए क्या किया कि इनमें से 2 हॉरिजेंटल रोज को पीरियोडिक टेबल के नीचे की तरफ रखा गया, जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड उनको कहा गया। लेंथेनाइड में भी 14 एलिमेंट थे, एक्टिनॉइड में भी 14 एलिमेंट थे। कैसे थे देखें ज़रा इसको। ये देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में आपको 18 एलिमेंट दिखते हैं, इसलिए इनको कहा गया लॉन्ग पीरियड, जबकि सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में 32 एलिमेंट थे। कि 18 तो ये हैं, साथ में 57 to 71 जो हमको नीचे की तरफ ऐसे दिखाई देते हैं, ये तो है लेंथेनॉइड, ये है एक्टिनॉइड। यहाँ पे अरेंज न होने के कारण इस चीज़ को यहाँ पे नोट किया गया, इस चीज़ को नीचे की तरफ नोट किया, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड याद रखना है, जिसके कारण इनको वेरी लॉन्ग पीरियड के नाम से जानते हैं। अब ये था हमने पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज कैसे किया। अब बात करते हैं ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया गया था। कि पहला और सेकंड ये दोनों जो ग्रुप थे उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आता था, जिस कारण इन्हें एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते थे। जबकि ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वह डी ब्लॉक में आता था, जिसके कारण इनको डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते थे। जबकि ग्रुप नंबर 13 to 18 में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में आता था, इसलिए इनको पी ब्लॉक के एलिमेंट या एक्सेप्ट पी ब्लॉक के एलिमेंट भी कहते हैं, जिसमें एक्सेप्ट हीलियम इसके अंदर नहीं आता, क्योंकि यह हीलियम जो है वह एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ग्रुप्स को फर्स्ट एंड सेकंड को एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, 13 to 18 को पी ब्लॉक और 3 to 12 ग्रुप्स को डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। जबकि इसको हम देखें तो लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड जो हैं उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में आता था, जिसके कारण उनको एफ ब्लॉक के एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते थे। बच्चों, आपके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होते हैं, पी ब्लॉक कौन से, डी ब्लॉक कौन से, एफ ब्लॉक कौन से, और एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड की भी क्या खासियत है, ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी कुछ उन्होंने अलग अलग नाम बताए थे, जैसे कि एस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को रखा गया था, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को एल्काइली मेटल्स ग्रुप भी कहते हैं, जबकि सेकंड ग्रुप को एल्काइली अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, जबकि डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट की तरफ जितने भी एलिमेंट है वह सब पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को लेफ्ट साइड में रखा गया है, जबकि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को राइट साइड में रखा गया है। याद रखना है पीरियोडिक टेबल में पॉजिटिव चार्ज सभी के अंदर केवल लेफ्ट वाली साइड के एलिमेंट में ही होगा, जबकि नेगेटिव चार्ज जो है वह राइट वाली साइड में एलिमेंट के अंदर पाया जाता है। ये देखिए, इसमें ये लेफ़्ट की तरफ जो आपको मिलेगा वह पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, राइट की तरफ जो मिलेगा वह नेगेटिव चार्ज वाले। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम देखते हैं तो इसमें आपको जिग जैग लाइन दिखाई देती है, एक ऐसी सीढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। ये जो सीढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो क्या करता है, मेटल्स को नॉन मेटल से अलग करता है। इस सीढ़ी के जैसे स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ जो आएंगे वो तो सारे मेटल्स होंगे, और यहाँ पे जो आएंगे वह नॉन मेटल्स होंगे, तथा ये जो सीढ़ी वाले एलिमेंट हैं जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब एलिमेंट कहलाते हैं मेटेलॉइड। याद रखना कि जिग जैग लाइन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पाई जाती है,
जिसे मेटेलॉइड कहते हैं, जिसमें आते हैं BSI, ASTE एंड AT। इनको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि भोले शंकर ऐसी तेरी आरती। याद रखना, एक छोटा सा ट्रिक बनाई है मैंने इसको याद रखने की, भोले शंकर ऐसी तेरी आरती। इससे हम मेटेलॉइड्स की याद रख सकते हैं कि मेटेलॉइड्स कौन कौन से हैं, है ना। और मेटेलॉइड्स क्या करते हैं, मेटल को नॉन मेटल से अलग करते हैं। वही बात यहाँ पे भी बताई है, एक जिगजैग लाइन पाई जाती है इसमें, जो क्या करती है, बाउंड्री बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एंड दीज एलिमेंट आर कॉल्ड मेटेलॉइड। तो स्टूडेंट्स, ये थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको आज भी माना जाता है और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आप कंफ्यूज मत होना, आपको याद रखना है कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, यह एक्सटेंड फॉर्म थी किसकी, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की। और डिफरेंस क्या था कि इसमें एटॉमिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था, जबकि मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, यानी कि एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया गया था एलिमेंट का। तो इसी के साथ स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।